तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो एक्ट हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो एक्ट का नाम हमारा है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। हम देखो नाम से क्या चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इस एक्ट में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। और कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे वो हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। और एक्ट आया कब था? 1881 में। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, की एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को फ्रीली वो ट्रांसफर हो सकता है, या तो सिर्फ बाय हैंड डिलीवर करके। मेयर डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि हाथ से, मतलब मेयर हैंड डिलीवरी होता है कि बिना नाम लिखे सिर्फ मैंने सामने वाले को डॉक्यूमेंट दे दिया और ओनरशिप सामने वाले की हो गई। एंड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इंडोर्समेंट डिलीवरी क्या होता है? उसमें नाम लिखे, उसमें साइन किया और फिर सामने वाले को डिलीवर किया, उसको बोलते हैं मेयर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विल बी ट्रांसफर टू द बोनाफाइड ट्रांसफरी। अब जो ओनरशिप थी उस डॉक्यूमेंट्स की वो सामने वाले को गुड फेथ में ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ए ने अपना डॉक्यूमेंट बी को या तो मेल डिलीवरी किया या साइन करके ट्रांसफर किया तो बी के पास ओनरशिप चली जाएगी। तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं। फर्स्ट इज प्रोमाइजरी नोट, सेकंड इज बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड इज चेक। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बाद में पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में आगे जाके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब दो तरह से होता है। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेचर टू टाइप से होता है, पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बियरर। पेबल टू ऑर्डर क्या होता है? पेबल टू ऑर्डर हमारा माना जाता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हैं, ओके, और फर्दर ट्रांसफर हमने इसको प्रोहिबिट नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं पेबल टू ऑर्डर। मतलब हमने किसी का नाम डाल दिया और मैंने आगे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं अगर ये वाला पर्सन आगे किसी को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। ओके, और ये ट्रांसफर होता है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर वन पर्सन किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उसका नाम डाल के और साइन करके वो सामने वाले को ट्रांसफर कर सकता है। पेबल टू बियरर, बियरर का मतलब क्या होता है? जहां पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को ना दिया गया हो, जहां पे ब्लैंक हो, कि हम सिर्फ बिना नाम डाले दे रहे हैं ताकि वो भी आगे बिना नाम डाले जा सके, जिसको हम बोलते हैं लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। जहां पे हमने किसी का भी नाम ना डाला गया हो उसको हम बोलते हैं पेबल टू बियरर। इट इज ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, और ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है एसेंशियल्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल्स क्या है? फर्स्ट इज वो राइटिंग में होना चाहिए, सेकंड साइंड होना चाहिए, थर्ड फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फोर्थ ट्रांसफर एन नंबर ऑफ टाइम, कितने भी बार वो ट्रांसफर हो सकता है। लेट्स से ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया, सी ने डी को ट्रांसफर किया, डी ने ई को ट्रांसफर किया, वो एन नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर हो सकता है। सम पेबल टाइम एंड पे मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन सॉरी, कितना पैसा देना है, किस टाइम पे देना है, पे कौन है, वो हमारा सर्टेन होना चाहिए। एंड शुड बी डिलीवर्ड, वो डिलीवर्ड 1% अनदर होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए कि जब मैं सामने वाले को डिलीवर कर रहा हूं कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो उसके अंदर कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं होनी चाहिए। एंड द प्रॉमिस टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली, और जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे ना वो इस एक्ट के अनुसार सिर्फ पैसे का हो सकता है, कभी भी इन काइंड का नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते मैं 10 कंप्यूटर सामने वाले को दूंगा और चेक बना दिया 10 कंप्यूटर का, नहीं, ये सेंस ही नहीं बनी कोई। सो ऑलवेज मनी ओनली। जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे वो सिर्फ पैसों के लिए बनाएंगे, ना कि काइंड के लिए। एंड होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, तो जो होल्डर का टाइटल है, होल्डर कौन होता है? जिसको हमने सामने वाले को ट्रांसफर किया है उसके पास फ्री ऑफ एनी डिफेक्ट जाना चाहिए, उसे चोरी करके धमकी देकर दबाव डाल के हमसे इंस्ट्रूमेंट साइन ना करवाया हो। तो इस चैप्टर का पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है दैट इज प्रोमाइजरी नोट। प्रोमाइजरी नोट क्या होता है? जहां पे हम किसी को प्रोमिस करते हैं कि हम इस डेट पे ब्याज के साथ आपको इतना पैसा पे कर देंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोमाइजरी नोट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नोट बीइंग ए कंसी नोट, कंसी नोट को छोड़ के कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जहां पे किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को प्रोमिस किया हुआ हो उसको हम बोलते हैं प्रोमाइजरी नोट। इट इज ओनली पे टू सर्टेन पर्सन और टू बियरर होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ओनली पेबल टू बियर आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम सीजी और एसजी। आपको याद करना, बाद में करवाता हूँ कोई बात। मतलब यहाँ पे हम किसी सर्टेन पर्सन को पे करते हैं, ओके, या किसी बियरर को, बट बियरर वाला कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता। बियरर अगर इशू करना है तो सीजी या फिर एसजी ही कर सकते हैं, अदर देन दैट कोई भी नहीं कर सकता। ओके, तो इसमें क्या पढ़ा है हमने? जहां पे अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है पे करने का कि मैं 30 डेट पे इतना पैसा आपको पे करूंगा, उसको हम बोलते हैं प्रोमाइजरी नोट। ओके, देन पार्टीज, दो पार्टीज होती है, मेकर एंड पेई। मेकर कौन होता है? जो बनाता है चेक को या फिर इंस्ट्रूमेंट को। पेई कौन? जिसको पैसा मिलता है। ओके, मेकर वो जिसने प्रोमाइज नोट बनाया है कि मैं इसको इतना पैसा पे करूंगा, और पे वो जिसको ये दिया है, मतलब जिसको मैं इतना पैसा पे करूंगा। एसेंशियल्स ऑफ प्रोमाइजरी नोट, जो ऊपर हमने बताया वो सारे एसेंशियल मौजूद होने चाहिए, बाकी हम पढ़ लेते हैं इसमें। राइटिंग में होना चाहिए वो, ओके। एक्सप्रेस प्रोमिस टू पे होना चाहिए। सिर्फ एक्नोलिजमेंट सफिशिएंट नहीं होता। एक्नोलिजमेंट सफिशिएंट का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सामने वाले को कितना पैसा देना है,
नहीं, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ सो उसको कि मुझे इतना पैसा देना है, मुझे प्रॉमिस करना है कितना मैं पैसा दे दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे पुनीत है। ओके, अब मैंने पुनीत को बोला कि हाँ मुझे आपको 10,000 रुपए देना है, तो ये पीएन थोड़ी है, प्राइमरी नोट थोड़ी है, नहीं। अगर मैं इसको ये बोलूं कि मैं आपको 5 जनवरी 25 को 10,000 रुपए दे दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो ये प्रोमाइजरी नोट है। मतलब अंडरटेकिंग टू प्रॉमिस होना चाहिए, जब जाके वो प्रोमाइजरी माना जाएगा। फिर इट शुड बी डेफिनेट अनकंडीशन, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, साइन होना चाहिए, सिर्फ मनी होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए। ओके, और अमाउंट चाहे हमने एग्जैक्ट ना डाला हो, बट अगर हमने ऐसा कुछ मैंने डाल दी जिससे वो अमाउंट पता लग सकता है, तो वो भी हमारी वैलिड मानी जाएगी। जैसे मैंने ये नहीं डाला कि मैं 1,00,000 रुपए पे करूंगा, मैंने ये बोल दिया दैट आई एम विलिंग टू पे, आई एम प्रोमिस टू पे ऑन 5th January 2025 दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 40,000 प्लस 12% पर एनम का इंटरेस्ट। तो इस कैलकुलेशन से ना हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना मुझे पे करना है। द मेकर पे सर्टेन होने चाहिए और स्टैंपिंग भी होनी चाहिए, मतलब जो वकील की स्टैंप चाहिए तो स्टैंप एक्ट के अनुसार वो स्टैंप भी उसके ऊपर होनी चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको जिसमें हमने अनकंडीशनल ऑर्डर दिया हो कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने का, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जो हमारा, देखो बात सुनो, जो हमारा प्रोमाइजरी नोट होता है उसमें हम प्रोमिस करते हैं कि हम इस डेट पे उसको इतना पैसा देंगे, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें ऑर्डर पे करते हैं। मतलब जो लेने वाला होता है ना वो बनाता है कि आप ऑर्डर, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आप उस दिन पे मुझे सारा पैसा पे करोगे, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब प्रोमाइज नोट प्रोमिस होता है, इसमें ऑर्डर होता है। पार्टीज इन्वॉल्व, ड्रोवर, ड्रोई एंड पे। ड्रोवर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, मतलब जो सामने वाले को ऑर्डर देता है। ड्रोई, ड्रोई कौन? जिसको डायरेक्ट किया गया है कि आपको मुझे डेट पे पे करना है, उसको बोलते हैं ड्रोई। पे जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में है, तो वो ड्रोई, ड्रोअर ही हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। लेट्स से ए बी। यहाँ पे ए ने बी को बोला कि आप मुझे 5 जनवरी कितना पैसा दोगे, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो ये हो गया हमारा ड्रोअर, ये हो गया हमारा ड्रोई। बट केस अगर ऐसा हो कि ए ने ऑर्डर दिया बी को कि 5 जनवरी को सी को पैसा पे करोगे, तो ये ड्रोअर, ये ड्रोई एंड ये पे जिसको पैसा मिलना है। सब इंप्रेशन दो, अगर समझ में आ गया हो तो इशू एंड पुणे। आफ्टर दैट एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स क्या हैं? सेम एसेंशियल्स है, राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, हर एक पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, सम सर्टेन होना चाहिए, सिर्फ मनी होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, और बियरर पे ना बना हो ऑन डिमांड। इट कैन बी पेबल ऑन डिमांड इन विच द नेम ऑफ पे इज वैलिड। मतलब पे के जहां पे नाम वैलिड, तो डिमांड पे हो सकता है, बियरर का ये नहीं बन सकता, बियरर ऑन डिमांड ये नहीं बन सकता। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोमाइसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। पीएन में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? प्रोमाइसरी नोट राइटिंग में होता है, जिसमें हम अनकंडीशनल अंडरटेकिंग करते हैं कि हम इतना प्रोमिस करते हैं, इतना पैसा आपको पे कर देंगे। यहाँ पे होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक डिफरेंस है जो आपको लिख के आना है। अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल प्रोमिस, और यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर। ओके, फिर हमारा होता है कि प्रोमाइस नोट में सिर्फ मनी होता है, और इसमें मेकिंग ऑफ पेमेंट होता है। प्रोमिस टू पे मनी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मेकिंग द पेमेंट। देन पार्टीज, दो पार्टीज होते हैं, मेकर एंड पे। यहाँ पे तीन पार्टीज भी हो सकती है, ड्रोअर, ड्रोइंग एंड पे। एक्सेप्टेंस, प्रोमाइसरी नोट को एक्सेप्ट करने का कोई रेगुलेशन नहीं है, जरूरी नहीं है उसको एक्सेप्ट करो कि मैं, जो देने वाला होता है ना वो टिक कर रखे मैं दे दूंगा पैसे, तो काहे की एक्सेप्टेंस? क्या मैं लेने वाले को बोलूंगा कि आप एक्सेप्ट करो कि आप लोगे पैसे? ये क्या बात हुई? मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मुझे बोलना पड़ेगा, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, तू मेरे को ना 5 तारीख को पैसे देगा, तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसलिए एक्सेप्टेंस इसमें जरूरी नहीं है, और इसमें एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी होती है। पेबल टू बियरर, ये नहीं बनता पेबल टू बियरर, और यहाँ पे ये डोंट पेबल टू बियर बट इट कैन नॉट पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ये आपको याद रखने वाली चीज है, बियरर ऑन डिमांड नहीं बनता, बट नॉर्मल बियरर बन सकता है। थर्ड हमारा आता है चेक। चेक क्या होता है? ये भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी स्पेसिफिक बैंकर के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं कि जब कोई बंदा डिमांड करेगा चेक, तभी आपको पेमेंट करनी है। इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रंकेटेड चेक की इमेज भी। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? अगर कोई भी चेक हमारा क्लियरिंग साइकिल में पास हो गया हो, उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। पेबल ऑन डिमांड मींस इट शुड बी पेबल व्हेनेवर द होल्डर चूज टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉई। पेबल टू डिमांड क्या होता है? जब जो होल्डर है जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो लेके आएगा कि मुझे पैसे दे दो, वो हमारा होता है पेबल ऑन डिमांड।
Then check in the electronic form means a check drawn in electronic form by using the computer resource and signed in a secure system with digital signature. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सिग्नेचर क्या होता है? मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से बना हो और कंप्यूटर रिसोर्सेज से बना हो और डिजिटल सिग्नेचर से वो साइन भी हुआ हो। देन ट्रंकेटेड चेक मतलब क्लियरिंग साइकिल में जो चेक पास हो चुका हो, क्लियर हो चुका, उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। पार्टीज इन्वॉल्व हुई, 3 पार्टी जिसमें ड्रोअर, ड्रोई, पेई। ड्रोअर कौन? जिसने चेक बनाया है, चेक जिसने बनाया है, ठीक है। ड्रोई कौन? बैंक हमारा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर बनाया ना कि आप इतने पैसे दोगे। पे कौन? जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे मिलने हैं वो हमारा पे। अब एसेंशियल ऑफ चेक, चेक के क्या एसेंशियल्स हैं? जो बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने एसेंशियल वो सारे इसके प्रेजेंट होने चाहिए, बैंकर पे होना चाहिए, वो पेबल ऑन डिमांड वो हो सकता है। बस समझे। अब आता है हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक के ऊपर लाइन आई है कोई, ऑल चेक्स आर बिल्स बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक। जितने चेक्स है ना वो बिल तो है क्योंकि ऑर्डर है, बट ऑल बिल्स आर नॉट, चाहे वो चेक नहीं हो सकते क्योंकि चेक हमेशा बैंकर पे ड्रॉ होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बियरर एंड ऑर्डर। बियरर का मतलब क्या होता है? जहां पे नाम ब्लैंक हो, लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक हो, उसको बोलते हैं बियरर। और ये मेल डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है। ये आपको ना सुनो, आपको लिख के कैसे आना है इसमें, एक पॉइंट तो ये आगे जब पे ही ब्लैंक हो, दूसरा और बियरर वर्ड के साथ हो, तीसरा मेल डिलीवरी वो डिलीवर हो सकती है। आपको लिख के आना 3 पॉइंट। ऑर्डर जहां पे लास्ट इंडोर्समेंट फुल हो, पहला पॉइंट हो गया अपना। टू इज ऑर्डर हो, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। और ये डिलीवर कैसे करना है? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब आता है हमारा इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड याद करो, फॉरेन आपको अपने आप याद हो जाएगा। इनलैंड क्या होता है? इनलैंड हमारा होता है दैट इज वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रोन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया। ड्रॉ कहां पे हुआ हो? इंडिया में। ये तो होना ही होनी चाहिए कंडीशन पूरी, और साथ में या तो इंडिया में ही पे हो रहा हो या इंडियन रेजिडेंट पर पे हुआ हो वो। मतलब जैसे ए है, ये इसने इंडिया में ड्रॉ किया, ठीक है, बट जो जिस पे ड्रॉ किया वो कनाडा का है, बट पे कहां पे हो रहा है? इंडिया में। ओके, तो कौन सा माना जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। या फिर इंडिया में तो ड्रॉ होना ही होना चाहिए, बट पे वो कनाडा में हो रहा है, बट ड्रॉ किस पे हुआ है? इंडियन पर्सन पे ही हुआ है, तो वो हमारे इंलैंड माना जाएगा। इसके अलावा सारे क्या माने जाएंगे? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ओके, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। अब इंलैंड किसको बोलते हैं? कि वो इंस्ट्रूमेंट बना कहां पे हो? इंडिया में बना हो। ये बेस कंडीशन है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, इंडिया में पे हो रहा हो या फिर ऐसे पर्सन पे बना हो जो इंडियन पर्सन है, उसको बोलते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है हमारा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट क्या होता है? जो इनकम्प्लीट हो, मतलब जो इनकम्प्लीट हो उसको बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। और जो मेकर है वो साइन करता है, डिलीवर करता है इंस्ट्रूमेंट को, और या फिर खाली छोड़ के, या फिर हैविंग रिटन ऑन इट द वर्ड इनकम्प्लीट, तो क्वेश्चन डाले या फिर उसके ऊपर वर्ड डालते दैट इट इज इनकम्प्लीट, तो उसको बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे ना होल्डर के पास पावर आती है कि वो कंप्लीट कर सकता है उस पर अमाउंट डाल के, उस पर अपना नाम डाल के। लेविटी ऑफ ड्रोवर ऑन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट पे ड्रोवर की लेविटी कैसी होती है? अगर मान लो जैसे मैंने पुनीत को ब्लैंक चेक दिया था, वो इनकोहेट हो गया, उसने उस पर कितना भी अमाउंट डाल सकता है वो, तो क्या उस अमाउंट के लिए मेरी लेविटी रहेगी? सोचो इस बात को। वो देखते हैं कैसे रहेगी। अगर होल्डर है वो, पुनीत अगर होल्डर है, तो जितना मेरी इंटेंशन थी देने की उससे ज्यादा वो चाहे डाल ले फिर भी वो रिकवर नहीं कर सकता। ये लाइन समझ आई आपको? पुनीत एंड इशू, जो मैंने लाइन बोली अभी, कि अगर मान लो फोल्डर है तो जितनी हमारी इंस्ट्रूमेंट थी, जितनी मेरी इंटेंशन थी, उससे ज्यादा वो रिकवर नहीं कर सकता। ये लाइन दोबारा बताओगे आगे समझ में? इशू एंड पुनित, कंफर्म मी फास्ट। ओके, मतलब होल्डर रिकवर नहीं कर सकता, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो ड्यू कोर्स में वो कितना भी अमाउंट रिकवर कर सकता है अप टू द अमाउंट स्टैम्प अफिक्स ऑन इट। मतलब जितने की स्टैम्प लगी हुई है उस स्टैम्प का प्रोपोर्शनल अमाउंट जितना बनता है उतना वो रिकवर कर सकता है। एम्बिगस यार, ये तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होता मतलब जिसको देख के हमें पता ना चले कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमाइजमेंट है, क्या है, ये हमें पता ना चले, उसको बोलते हैं एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। Liability of maker or drawer of foreign bill. The liability of maker is regulated by the law at the place where the instrument is made, and liability of the acceptor is regulated by the law where the instrument is made payable. ये एक एग्जांपल भी था इसका। यहाँ पे जैसे ड्रोवर है, यहाँ पे एक्सेप्टर है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है, और इसने आगे वो कहीं इंडोर्स कर दिया। अब इन दोनों की लायबिलिटी कैसी होगी? मान लो ये हमारा इंडिया का है, ये हमारा फॉरेन का है। अब इसने अगर इसको शो किया है तो जो फॉरेन लॉ में जो पेनल्टी होती है वो इसके ऊपर लगेगी। अगर इसने इसको नहीं, इसको शो किया है, तो जो इंडिया में पेनल्टी है वो रेट इस पे लगाया जाएगा। इसके एक एग्जांपल भी था ब्रेकली वाला, देख लेना वो।
नेगोशिएशन नेगोशिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट, देखो एक एसेंशियल एलिमेंट है कि नेगोशिएशन मतलब डिलीवरी फ्रीली ट्रांसफरेबल ये होता है, और डिलीवरी के बिना कभी भी नेगोशिएशन पूरी नहीं होती है। ओके, और जस्ट अ सेकंड, वेन इंस्ट्रूमेंट कंटेन एनी कंडीशन इट इज नॉट नेगोशिएबल हाउएवर। अच्छा, इसमें ये था, अगर मान लो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई कंडीशन लगाई गई है तो वो कभी भी नेगोशिएबल नहीं होता, पर अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लगाई गई तो वो प्रॉपर माना जाता है, वैलिड माना जाता है। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट क्या होता है, जहां पे मैं किसी पर्सन का नाम डालता हूं और साइन करके मैं किसी को डिलीवर कर देता हूं। इंपोर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन, नेगोशिएशन डिलीवरी की क्या इंपॉर्टेंस है। डिलीवरी यार ये बताओ ना, जब तक हम किसी को डिलीवर नहीं करेंगे, चेक मैंने बनाया मैंने ड्रॉर में डाल दिया, वो क्या वैलिड होता है, वैलिड नहीं होता है वो। इसीलिए एक एसेंशियल कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट डिलीवर तो होना चाहिए, चाहे वो डिलीवरी हो चाहे वो ऑर्डर से हो, कैसे भी हो। वॉलंटरी भी हो सकता है और उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए प्रॉपर्टी पास करने की, और डिलीवरी एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। यहाँ पे ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा मीनिंग अलग बनता है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है कि बाय हैंड मैंने किसी को दे दिया। कंस्ट्रक्टिव क्या होती है कि मैंने उसके एजेंट को दिया है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिसऑनर ऑफ एजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन नंबर 138, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने जा रहा है, ध्यान से सुनना। When any check drawn by a person with a banker for the payment of amount of any other person for discharge of debt or any other liability, अगर किसी पर्सन ने चेक ड्रॉ किया है कोई लायबिलिटी या डेट डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसकी ये बात करता है, और वो बैंक डिसऑनर कर देता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे वो हमारा सेक्शन 138 बताता है। ओके, और यहाँ पे ध्यान देना, जो 138 है वो सिर्फ और सिर्फ डेट के केस में या फिर लायबिलिटी के केस में ही एप्लीकेबल होता है ओनली। ओके, ध्यान में रखना ये बात। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या पनिशमेंट लगेगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स और फाइन अप टू ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों भी लग सकते हैं। अब सेक्शन 38 एप्लीकेबल नहीं होता, गिफ्ट पे, डोनेशन पे, सिक्योरिटी पे दिया है, फिर मोरल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए दिया है, या फिर इलीगल कंसिडरेशन के लिए दिया है, तो वहां पे हमारा 138 एप्लीकेबल नहीं होता है। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ 138, ये इंपॉर्टेंट है देखना। 138 अप्लाई कब होगा, जहां पे वैलिडिटी पीरियड में हमने चेक को प्रेजेंट किया हो, मतलब 3 महीने जो भी हमारे होते हैं। फिर डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू नोटिस, और नोटिस से हमने डिमांड करी हो पेमेंट की, मतलब जब बैंक ने उसको डिसऑनर किया, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसने इसके ऊपर चेक लिखा था, इसे बैंक में डाला, बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, तो बैंक ने इसको बताया कि भाई हम आपको पैसे नहीं दे सकते क्योंकि ए के अकाउंट में पैसे ही नहीं पड़े हैं, तो बी इसको 30 दिन के अंदर अंदर बताना चाहिए। और फिर अगर ए ने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ना करी हो तो बी के पास राइट आ जाएगा 138 वाला, अदरवाइज कोई राइट उसके पास नहीं आएगा। फिर प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, मतलब ये ना अलग अलग आ गए हैं अब, ठीक है, तो ध्यान देना इसमें से मतलब बनने के चांसेस हैं क्या, था क्वेश्चन। प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रिजम्पशन यही होती है कि जो चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, चेक ड्रॉ किया है वो लायबिलिटी और डेट के लिए किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आप यही एज्यूम करके आओगे। डिफेंस विच में नोट अलाउड, क्या डिफेंस नहीं माना जाएगा, ये डिफेंस नहीं माना जाएगा कि होल्डर कह रहा है, होल्डर नहीं मतलब जिसने ड्रॉवर कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं, आप ध्यान में रखना। प्रेजेंटमेंट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ इसमें क्या बात है। प्रेजेंटमेंट रीजनेबल टाइम पे होनी चाहिए, बिजनेस आवर में होनी चाहिए। अगर प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट हो, मतलब गलत जगह प्रेजेंट किया हो, गलत टाइम पे प्रेजेंट किया हो, तो बिल हमारा डिसऑनर हुआ है, तो वहां पे 38 एप्लीकेबल नहीं होने वाला। रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए। टाइम फॉर डेलिब्रेशन, अगर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है जिसमें हमें एक्सेप्टेंस करवानी होती है सामने वाले की, तो हमें उसको एक्सेप्टेंस करवाने के लिए 48 घंटे का टाइम भी देना पड़े। डेलिब्रेशन मतलब होता है सोचने का समय देना, और ड्यूरिंग बिजनेस आवर देना, मैच्योरिटी पे हमें क्लियर करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड इज अगेन प्रेजेंट, इसमें सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक बार एक चेक में क्लियर हो चुका है, पैसे जा चुके हैं सामने वाले पर्सन को, बट ड्यू टू एनी फॉल्ट वो चेक दोबारा से क्लियर में लग गया है, ओके, और बैंक के पास आया कि दोबारा कैसे आ गया, अभी तो हमने क्लियर किया था, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वो चाह रहे हैं वो उस पर कर सकते हैं, समझे। और प्रोवाइडेड नोट ड्यू डेट आने के 3 दिन बाद प्रेजेंट किया जाएगा। प्लेस फिक्स ना हो तो बिजनेस प्लेस पे, ओके, और प्लेस मिले ही ना तो जहां पे वो मिले वहां पे वो माना जाएगा, मतलब अगर मान लो बिजनेस प्लेस फाइंड ना हुआ हो हमें, तो जहां पे हमें वो होल्डर मिले या फिर ड्रॉर मिले वहां पे हमें वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, अगर हमने किसी होल्डर को प्रेजेंट किया, किसी बैंकर को प्रेजेंट किया, ठीक है, तो वैलिड होता ही है वो। अगर हमने उसके एजेंट को भी प्रेजेंट कर दिया तो भी वो इक्वली वैलिड माना जाएगा। एक्सक्यूज फॉर डिले, देखो अगर डिले किया है
और जैसे कोविड आ गया था, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हो जो आउट ऑफ द कंट्रोल हो, तो वो हमारा एक्सक्यूजेबल होगा, उसमें कोई भी पनिशमेंट या फिर इनवैलिड या डिसऑनर नहीं होगा। व्हेन द प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, प्रेजेंटमेंट कब अननेसेसरी है? फर्स्ट, अगर इफ द मेकर प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट, या जिसने बिल बनाया था वही प्रिवेंट करके आपको कोई जरूरत नहीं प्रेजेंट करने की, हम वैसे ही आपको पेमेंट कर देंगे। सेकंड, बिजनेस प्लेस पे हो बट बिजनेस प्लेस पे कोई हो ही ना, क्लोज, बंद हो वो, या फिर किसी अदर स्पेसिफाइड प्लेस पे हो और वहां पे कोई भी पर्सन अटेंड करने के लिए हमें ना मिले, या फिर रीजनेबल सर्च के बाद कोई भी हमें ना मिले, तो वहां पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है और हमारा चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो अननेसेसरी कब है? और अननेसेसरी है पर बिल हमारा डिसऑनर नहीं माना जाएगा। देखो अननेसेसरी तो यहाँ भी है बट बिल यहाँ पे डिसऑनर हो जाएगा इन केस में, बट यहाँ पे डिसऑनर भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईश्वर पुनीत, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। सेकंड इज, जहां पे पार्टी एग्री कर दे कि आप पे कर देंगे, प्रेजेंटमेंट की आपको जरूरत नहीं है, या फिर वेव ऑफ कर दे, माफ कर दे, या फिर किसी को भी लॉस ना हो रहा हो, हम प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। फिर लेबिलिटी ऑफ ए बैंकर, बैंकर की लेबिलिटी बनेगी। अगर मान लो मैंने पुनीत को भी चेक दिया था और वो चेक इस पुनीत ने अपने बैंक में डाला और बैंक वालों ने बोल दिया डिसऑनर, बट मेरे अकाउंट में पैसे थे, तो मैं बैंक वाले को शू कर सकता हूँ विंडिक्टिव डैमेजेस लेने का। आपको याद है ना यूनिट 5 में पढ़ा था हमने विंडिक्टिव डैमेजेस, तो वो क्लेम करने के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। रूल फॉर कंपनसेशन, द होल्डर शैल डिटरमाइन द अमाउंट। अच्छा, रूल फॉर कंपनसेशन मतलब किस तरह का कंपनसेशन हम ले सकते हैं। फर्स्ट इज अमाउंट ले सकते हैं, कोई अगर मान लो कंट्रीज अलग अलग हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग अलग है दोनों का, या फिर इन्फ्लेशन की वजह से हमारा अब अमाउंट ज्यादा बढ़ गया है, तो वो हम डिफरेंसेस इन अमाउंट भी हम ले सकते हैं। ब्याज ले सकते हैं 18%, और आपको हो 18% ब्याज, और तीनों चीजों के लिए, अमाउंट के लिए, डिफरेंसेस के लिए और ब्याज के लिए हम एक नया बिल भी इशू कर सकते हैं। बस ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।